हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का साइंस। ठीक है, तो आज मेनली पर्यावरण और जीव विज्ञान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। व्यावहारिक रूप में पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु, जीवन को अधिक संधारणीय बनाने हेतु, सतत विकास के बोध हेतु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों कथन सही है। और भी कुछ कथन हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। व्यवहारिक रूप में पर्यावरणीय अध्ययन के महत्व। जैव विविधता के संरक्षण हेतु आधुनिक पर्यावरणीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु, जीवन को अधिक संधारणीय बनाने हेतु, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने हेतु, विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में जीवों के व्यवहार के अध्ययन हेतु, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं के विषय में लोगों को जागरूक व शिक्षित करने हेतु, सतत विकास के बोध हेतु, और सातवां है आबादी एवं समुदाय में जीवों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन हेतु। आगे देखते हैं। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत किसके प्रयोग के द्वारा अतिशीतलित बूंदों को भी घनीभूत किया जा सकता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चारों को पहले पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए में कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के कुछ यौगिकों के प्रयोग द्वारा, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और आयोडीन के कुछ यौगिकों के प्रयोग द्वारा, सी नाइट्रोजन और आयोडीन के कुछ यौगिक के प्रयोग द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन के कुछ यौगिक के प्रयोग द्वारा। तो यहाँ आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के कुछ प्रयोग के द्वारा क्या है, क्लाउड सीडिंग किया जाता है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के कुछ यौगिकों के प्रयोग द्वारा अतिशीतलित बूंदों को घनीभूत करना सम्मिलित होता है, कृत्रिम वर्षा करने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण पर मनुष्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण पर मनुष्य का अप्रत्यक्ष प्रभाव है? मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव ना तो पहले से सोचा गया होता है और ना ही नियोजित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मेंड करना चाहेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण से संबंधित सत्य है। ठीक है ना। फिर है ये प्रभाव मनुष्य द्वारा किए गए विकास प्रयासों तथा कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान देना है कि दोनों कथन सही है और कथन दूसरा जो है पहला की व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भौतिक मात्रा 290 ppm थी। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। आगे है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ओजोन का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार ओजोन का रिक्तीकरण होता रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1, 2 और 3। निष्कर्षतः ओजोन की रिक्तता का परिणाम क्या होगा? त्वचा कैंसर में वृद्धि, मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता का ह्रास, प्रकाश संश्लेषण में कमी, जल ग्रहण क्षमता में ह्रास, फसल उत्पादन में ह्रास। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। सभी जो है ओजोन रिक्तता का परिणाम होगा। यदि ओजोन का क्षय होता है तो त्वचा कैंसर में वृद्धि हो सकता है, मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता का ह्रास होगा, प्रकाश संश्लेषण में भी कमी होगा, जल ग्रहण क्षमता में ह्रास होगा, फसल उत्पादन में भी ह्रास होगा। आगे देखते हैं। चलिए वही है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे है, ठीक है, जीवों और पेड़ पौधों को जो भी है कितने जगत में किस साइंटिस्ट ने बांटा है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 जगत में बांटने वाला जो है वो ऑप्शन बी कैरोलिस लिनियस,
3 जगत में बांटने वाला हेकल, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ सी है। 4 जगत में कॉपलैंड, 5 जगत में हिटेकर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो ओनली मोनेरा है, ठीक है ना, बाकी नहीं है। तो आंसर होगा केवल बी। बाकी यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये चारों यूकैरियोटिक है। यहाँ देख सकते हैं 1982 ईस्वी में मार्गिलिस एवं स्वार्ट्ज ने 5 जगत वर्गीकरण की समीक्षा की। उन्होंने इसमें एक प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत, ठीक है, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु इसमें आ गया, प्रोकैरियोटिक मोनेरा में। वर्तमान में इस वर्गीकरण प्रणाली को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक के बारे में सत्य है? प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, इसकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ये गलत है। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। यहाँ सत्य चुनना है तो 2 और 3 असत्य होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया को, बैक्टीरिया ऐसे मोनेरा में है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरित शैवाल बोलते हैं, इसको पादप जगत में रखा गया है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, इसकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया पादप जगत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देखना है, सत्य कथन चुनना है, और सत्य है 1 और 3, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, ये बात गलत है, कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से निर्मित होता है। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, और परंतु कुछ जो है स्वपोषी भी होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजन को विषाक्त बना देता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, थायोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोबैसिलस, डिस्लिपोविरियो। तो भोजन को विषाक्त यहाँ बनाने वाला जो है वो है पहला क्लोस्ट्रीडियम और स्टेफाइलोकोकस, 1 और 3, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए देखते हैं, तो पिछले सप्ताह हमारा जो विज्ञान से रिलेटेड था, मेनली करंट अफेयर से था, तो एक सप्ताह जो रहेगा विज्ञान में ये क्या है, पर्यावरण और बायोलॉजी से रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा कम करते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछा जाता है, और एक सप्ताह वही रहेगा प्रौद्योगिकी, जैविक विविधता, ये सब से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको कि भोजन की विषाक्तता जो है, कुछ जीवाणु जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम एवं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम एवं स्टेफाइलोकोकस भोजन को विषाक्त बना देते हैं। विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु के बारे में देखेंगे। थायोबैसिलस एवं माइक्रोबैसिलस नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस, ये ध्यान रखना है, विनाइट्रीकरण वाला है, और नाइट्रीकरण करता है राइजोबियम। इधर है, यह प्रक्रिया पादपों के नाइट्रोजन पूर्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। विसल्फीकरण के बारे में देखेंगे। कारण डिस्लिपोविरियो नामक जीवाणु मृदा में उपस्थित सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड में परिवर्तित कर देता है, इससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है।
और ये जो भी प्रभाव हम देख रहे हैं सारा नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है ना, जीवाणु का नकारात्मक प्रभाव है। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया पर्यावरण, ठीक है, और साथ ही साथ बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन। कल सैटरडे को मिलेंगे। बिहार स्पेशल हिस्ट्री का अभी क्वेश्चन चल रहा है, उसको लेकर